बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते चलें। सबसे पहले आपको बताएंगे शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत, हर आंख अश्कबार, अवामी अलविदा की तकरीबात जारी हैं। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। जनाजे में गैर मुल्की मदोबीन समेत 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत भी मतवक्के है। आखिरी दीदार के लिए शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्ते खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया है। शहदा के ताबूतों के गिर्द शीशे का खसूसी हसार भी कायम है। नन्ही नवासी ज़हरा मेहंदी का ताबूत देखकर हर आंख अश्कबार है। हजारों अफराद की शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तेहरान आमद का सिलसिला भी जारी है। तेहरान मेट्रो स्टेशन के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग जमा। कल नजफ और करबला में ताज़ियती तकरीब होगी। 9 जुलाई को मशहद में शहीद सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हजारों स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई अजीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर में मुसलमान उन्हें अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई ने साबित कदमी, जुर्रत, सब्र और दूर अंदेशी का मुजाहिरा किया। शहीद सुप्रीम लीडर ने इंतहाई खुलूस और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ ईरान की खिदमत की है। उन्होंने कहा, ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। हम ईरान उनकी शहादत पर अपनी दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करने आए हैं। शहीद लीडर के अजीज़ों और हज़ारों ईरानी बहन भाइयों ने वहशियाना जारियत के नतीजे में जामे शहादत नोश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। हम हर हाल में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी अवाम के साथ दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार करता हूँ। ईरान में साबिक रहबरे आला और उनके अहले खाना की आखिरी रसूमात जारी हैं। अवामी जनाजे और अलविदाई रसूमात का आज से बाकायदा आगाज कर दिया गया है। 3 जुलाई को बैनुल अक़वामी खराज अक़ीदत की तकरीब का अहतमाम किया गया था, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की है। आज सुबह तेहरान के बड़े मजहबी और सकाफती मरकज इमाम खुमैनी मुसल्लह में 2 रोज़ा अवामी अलविदा की तकरीब का आगाज हो गया है। आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे दरवाजे खोले गए और 5 जुलाई को रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मरकजी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा की जाएगी। खामनाई के अलावा उनकी साहिबजादी बुशरा हुसैनी खामनाई, बहू ज़ाहिरा, दामाद मिसबा उल हुदा, बाकरी और नन्ही नवासी ज़ाहिरा मेहंदी की ताबूत सोगवारों के सामने रखे गए हैं। 2 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस का शुरू होगा। ये जुलूस मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू होगा। मुंतज़मीन ने दारुल हुकूमत में फैले हुए एक रास्ते का इंतखाब किया है, क्योंकि उनका कहना है मुतवक्के हजूम के लिए कोई एक सड़क काफ़ी नहीं होगी। हुकाम को उम्मीद है कि ये तकरीब शाम तक इख्तिताम पजीर हो जाएगी। एक तकरीब ईरान के मजहबी मरकज कुम में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह करीबन 5 बजे शुरू की जाएगी, जिसमें हुक्मरान मसाजिद के अंदर एक सीनियर आलिम दीन नमाज की इमामत करेंगे। 9 जुलाई को शहीद अली खामनाई की तदफीन शुमाल मशरकी शहर मशहद में वाक़या शिया फ़िक़ा की 8वीं इमाम रज़ा के मज़ार पर की जाएगी। दूसरी जानिब मुश्तबा खामनाई ने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत की ख्वाहिश से आगाह कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुश्तबा खामनाई को जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइल मुश्तबा खामनाई को निशाना बना सकते हैं। इसराइल सुप्रीम लीडर की नकलो हरकत से खुफिया मुकाम का सुराग भी लगा सकता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तंबुल में तुर्किया के सरकर्दा कारोबारी ग्रुप्स और सनती तंजीमों के आला अहदेदारान ने अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिनमें इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और मईशत के कलीदी शोबों में तरक्की की मज़ीद सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म की चालिक होल्डिंग के चेयरमैन अहमद चालिक, अलबरेक ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अहमद और यूनियन ऑफ द चेंबर एंड कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ तुर्किया के सदर रिफत हसार से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुकात को एक मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्तंबुल की जानिब, जहां पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खिताब कर रहे हैं। And business organizations must therefore work together more closely than ever before to facilitate trade, encourage investment, and remove barriers that hinder out entrepreneurs. Excellencies, ladies and gentlemen, the Government of Pakistan has embarked upon an ambitious program of economic reforms under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, aimed at improving macroeconomic stability, enhancing investor confidence, and creating an enabling environment and ease of business for the business leaders and the business houses. We particularly welcome Turkish investment across key sectors, including energy, mining and minerals, power infrastructure, information technology, manufacturing, agriculture, logistics, tourism, and defense industries. Excellencies, ladies and gentlemen, these sectors offer tremendous opportunities, not only for commercial success, but also for technology transfer, industrial modernization, and employment generation. Equally important is collaboration in emerging technologies. Artificial intelligence, digital innovation, fintech, advanced manufacturing, and research partnerships will increasingly determine the competitiveness of our two economies. There is enormous potential for our universities, research institutions, and private sectors to work together in these fields. The world is changing. Alliances are being built and tested, trade agreements being renegotiated, and the rules of global competition are being rewritten. In this era of uncertainty, Pakistan and Turkey must not merely respond to these changes, but we must shape up and work together for excellence. Let our dependency be on one another and no one else. Pakistan and Turkey stand together. We can enter every market and compete within any company and any business house in the world, provided we have the sincerity of purpose and decide to work in unison. The potential is there. Let us seize it together for the benefit of the peoples of Turkey and Pakistan. Let this conference send a clear message that Pakistan and Turkey are ready to shape the future together, inshallah, not only as trusted friends, but as partners in prosperity, innovation, and regional stability. Pakistan and Turkey ek रूह भीर कालिब. Pakistan Turkey friendship and brotherhood zindabad. Thank you, sir. I have the आपको बताएंगे इस्तंबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खिताब कर रहे थे। उनका कहना था तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, मौजूदा दौर की सिफारतकारी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। कारोबार दोस्त और माहौल की फराहमी हमारी पहली तरजीह है। IT, कानकुनी, तवानाई समेत तमाम शोबों में सरमायाकारी करेंगे।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीपाक ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान का हकीकी दोस्त साबित हुआ। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के दौरान ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालीपाक ने कहा है कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान के अवाम और क़यादत की रफाकत को कदर की निगाह से देखते हैं। बाकिर कालीपाक ने कहा, पाकिस्तान के अवाम खुशी और आजमाइश दोनों मौके पर ईरान के मुखलिस दोस्त साबित हुए हैं। इस मौका पर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ईरान की तरक्की से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ मिलेगा। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। चीनी पीपल्स कांग्रेस के नायब सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए बाकिर कालीपाक ने कहा, अमेरिका को अपने हुर्मस में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। उनका कहना था, चीन ईरान के दरमियान सियासी इक़्तिसादी ताउन को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अमेरिका की 250वीं यौम तासीस की तकरीबात का आगाज करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया है। वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। वो बड़ी शिद्दत से समझौता करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद दावा किया, हमने उन्हें जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका अमेरिकी कल्चर के बगैर आज़ादी का दावा नहीं कर सकता। अमेरिका से ज्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की है। अमेरिका बहुत मजबूत कौम है। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि अमेरिका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाई है। अमेरिका ने 2 आलमी जंगें जीती। बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिका को तबाह कर दिया था। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमेरिका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान एटमी ताकत, फौजी सलाहियत अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। सदर ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस आने के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। महकमे खारजा का मजीद कहना है, पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े के हल की कोशिशों में सालसी का किरदार अदा किया है। अमेरिका अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है। नाज़रीन, सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान की अफसोदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर अब भी जौहरी तनसीबात में मौजूद है। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी कहते हैं कि बाज़ जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अफसोदा यूरेनियम की मौजूदगी की तस्दीक के लिए हमलों से मुतासरा तनसीबात का मुआयना जरूरी है। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि IAEA को हमलों से कबल यूरेनियम की मुंतकली के कोई नुमाया शवाहिद नहीं मिले थे। मुकम्मल जांच के बाद ही यूरेनियम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते किर्गिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिश्केक में किर्गिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिश्केक में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी देंगे। आपको अपडेट करें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते किर्गिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिश्केक में किर्गिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिश्केक में यादगार शोहदा पर भी हाजिरी देंगे।
وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات نے نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی۔ اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی میں وزارت دفاع، بحری اور لاجسٹکس شعبوں بشمول NLC کے ماہرین اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ ٹاسک فورس نے بحری شعبے میں مجموعی طور پر 99 اصلاحات کی سفارشات پیش کی تھیں۔ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی نے 99 میں سے 85 ایکشن پوائنٹس مکمل کر لیے ہیں۔ دیگر 14 نکات میں سے 11 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔ تکمیل شدہ اصلاحات میں قومی بندرگاہوں کے ماسٹر پلان کی تیاری، یکساں پورٹ ٹیرف کا نفاذ اور ٹرانزٹ تجارت شامل ہے۔ اصلاحات میں بندرگاہوں کی استعداد میں اضافہ، اقتصادی زونز کی نگرانی کے لیے جدید نظام، کراچی پورٹ کی اراضی سے تجاوزات کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ملک میں استاد اور شاگرد کے رشتے کا تقدس متاثر ہوا ہے، جبکہ تعلیمی نصاب اور تاریخ کو مختلف ادوار میں حکمرانوں اور بیرونی طاقتوں کی ترجیحات کے مطابق مسخ کیا گیا، جس کے باعث نئی نسل کو درست تاریخی شعور اور کردار سازی پر مبنی تعلیم نہیں مل سکی۔ سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا، موجودہ تعلیمی نصاب اپنی اصل روح سے ہٹ چکا ہے۔ ان کے دور میں پاکستان تحریک برصغیر، مسلم تاریخ اور عالمی تاریخ جس سے معیار کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی، آج وہ معیار برقرار نہیں رہا۔ خواجہ آصف نے کہا، مختلف ادوار میں حکمرانوں کی سیاسی ضروریات اور بعض سپر پاورز کو خوش کرنے کے لیے تاریخ کو تبدیل اور مسخ کیا گیا، جس کے نتیجے میں طلباء کو کئی ایسے حقائق پڑھائے گئے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں تھے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مارکہ حق کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دہشت گردی سے پہچانا جانے والا ملک آج امن کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ خطے کو تباہی سے بچانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار رہا۔ سیاستدان باہمی اختلافات کے بجائے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں گلوبل الائنس ٹو کاؤنٹر مائیگرینٹ سمگلنگ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں یورپی یونین نے غیر قانونی ہجرت کی روک تھام کے لیے پاکستان کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ طلال چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی حکمت عملی کے باعث غیر قانونی ہجرت میں 47% کمی آئی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کی کامیاب حکمت عملی دنیا کے لیے مثال بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی ہجرت ایک سرحدی نہیں بلکہ عالمی چیلنج ہے، جس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی، جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس کے تبادلے اور بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا، محفوظ، منظم اور قانونی ہجرت کے فروغ اور قانونی مواقع میں اضافہ کیے بغیر غیر قانونی ہجرت اور انسانی اسمگلنگ کا مؤثر سدباب ممکن نہیں ہے۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے پہلی بار انٹرویو کیے جائیں گے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے کہا، قانون کی حکمرانی اور پاسداری ضروری ہے۔ پنجاب بار کونسل وکلاء کے لیے بہتر اقدامات کر رہی ہے۔ وکیل اور وکیل کی فیملی کے علاج کے لیے ہماری پالیسی بن رہی ہے۔ کینسر، گردے، جگر اور دل کی بیماریوں کے لیے وکلاء کا علاج جاری رہے گا۔ ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے استنبول کی جانب، جہاں پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف B2B کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ Fraternal bonds between our two countries, which goes back to centuries, in fact, much before Pakistan came into being in 1947. This wonderful, unique relationship dates back to Turkey's War of Independence, in fact, when Muslims of the subcontinent, under the leadership of Ali brothers, they supported Turkey's great sacrifices and efforts for independence.
And from that day onwards, without going into details, mothers, sisters, elderly people, they all contributed towards this great cause of Turkey. But little did our forefathers know that a time would come when our brothers and sisters in Turkey would pay back far beyond our own imagination in terms of compassion, friendship, support, be it war, earthquakes, floods. Turkey has been Pakistan's staunchest ally throughout this period. Ladies and gentlemen, I wouldn't want to repeat what has been said here by honorable speakers very ably. Pakistani ministers have brought up wonderful presentations, and so have our dear brother, Commerce Minister, Vice President, have made beautiful speeches here. But the strength of our relationship demands very strongly that these beautiful words from both sides must now be converted into something concrete, into action, and implement these wonderful ideas for the benefit of the two countries, of the two peoples. And I think this is high time when Pakistan, with the great support of my very dear brother President Tayyip Erdogan, has been able to mediate peace between United States and Iran. It wasn't an easy task, a very uphill task, and without very sincere support from President Tayyip Erdogan, along with other friendly and brotherly countries, this mission would have been well nigh impossible. But Alhamdulillah, here we are today, that ceasefire has taken place and Islamabad Memorandum of Understanding have been signed by President Trump, President Masood Pezeshkian, and myself, representing Pakistan as mediator. And this opportunity must now be availed upon, and we should find tremendous potential in this peace process, not only for our bilateral benefits, but for the entire region. And that is why we are here today, to explore these great opportunities to our advantage. Turkey, Alhamdulillah, by the grace of God, under the dynamic leadership, very able leadership of President Tayyip Erdogan, has made tremendous strides in the field of industry. Your industrial landscape has been completely transformed. Today, your automobile industry is at par with Europe. Your textile, livestock, agriculture. And this has been a kind of a mini miracle in the last 20 years
under President Tayyip Erdogan's leadership. And we are here today to learn from your experience, to benefit from your great success stories, and not reinvent the wheel as far as we are concerned in the field of privatization of our discourse, distribution companies of power, how to decrease line losses, transmission lines, theft, and so on and so forth. And I want to assure you that this is exactly true about other areas we have been discussing since morning. Special economic zone in Karachi, at Port Qasim, just 5 kilometers away from the port. And I want to declare here that Pakistan has earmarked 1,000 acre for our brothers and sisters in Turkey, potential investors in this special economic zone in Karachi by the name of President Tayyip Erdogan Special Economic Zone. Similarly, in the field of mines and minerals, there is a great scope. I wouldn't want to go into details because Minister of Petroleum has explained in details about our vision. We have very, very, rare mineral resources gifted by Allah Almighty by His infinite mercy and blessings. Now is the time to explore these natural resources through our joint cooperation. And I think sky is the limit. Similarly, in the field of IT, information technology, AI, as you know, ladies and gentlemen, Pakistan has a very young population. We are a country of 240 million people. And out of this, 60% of our population falls in the category of 15 to 30 years. And in Chinese parlance, every challenge has an opportunity. This young population is a challenge, but there is a great opportunity to convert this asset of Pakistan into something unimaginable economic gains and socio-economic progress. And there, IT-led, AI-led initiatives become extremely important. And again, Madam Shahza Fatma has given a very informative presentation here about IT sector, what we are doing in Pakistan and what we are looking for in terms of support and help and assistance. And then, of course, is another challenge. Minister Awais Lagari gave his presentation, the power sector. We are there to offload this loss-making sector to potential investors, to transform them and start making not only profits, but offer energy at very competitive prices, but also invite investments in solar, windmill, and of course water reservoir. Minister Awais Lagari is all ready to meet potential investors here in Turkey and make solid agreements to kickstart these great projects. I am very happy to tell you and to share with you, our brother from Turkey, Minister Energy, is very keen to help
Pakistan, along with other colleagues sitting here, right from President Tayyip Erdogan to all his cabinet members and Turkish businessmen and businesswomen, to support Pakistan. So we hope that in due course of time, we will be able to disinvest in this sector at B2B level. But in case there is some impediment and we're not able to have some wonderful deal, I am very encouraged that then we will go for G2G deal, and that is what brotherhood is all about. That is what Pakistan-Turkey friendship is all about, to support each other. Brothers help each other, like Pakistan and Turkey have stood by each other, as I said earlier on, through most difficult times of history. Just last year, when a war was imposed upon Pakistan for no fault of ours, and we had to defend our territory and defend Pakistan's honor and dignity, our armed forces, led by Field Marshal Sayyid Asim Munir, our brave forces, within 4 to 5 days, defeated our enemy like never before. And at that time, who was supporting Pakistan amongst few brotherly countries? Turkey. Turkey stood by Pakistan like a rock. Like Saudi Arabia and other very friendly countries of Pakistan, Turkey was steadfast and stood by Pakistan like a rock. And we know, as a result, Turkey had to face business losses. And they said, never mind, if we are helping or supporting a brother, and in the process there are financial losses, this is no cost. And they can bear this cost no matter what. This is heart-touching. This comes from your inner heart. It cannot be taught. It cannot be spoken. It is through your actions. And that's why when I come here, even if I've met somebody for the first time, both of us feel that we are not strangers. Turkey, Pakistani Kardesh. We are friends. We are like a family. And I want to assure you that I would want to work with President Tayyip Erdogan, a very visionary leader, and I have highest of respect for him, to further strengthen our relations in time to come under his very able leadership. Before I conclude, ladies and gentlemen, let us resolve today, before we leave this hall to meet again, that these comments, presentations, words, speeches will be converted into action, and converted into action at lightning speed, so that we are able to achieve not only solid results, but tell the world that this friendship, which is based on the pillars of mutual trust, respect and dignity, is now being transformed into a kind of economic cooperation, economic transformation that the world has not observed thus far. If we are ready to accept this challenge, then I can assure you nothing will impede our way. Not this Bosphorus or mountains or the largest sea in the world, because
synergy out of commitment has such a powerful action that nothing stops. On the way, whatever difficulties are there, you cross them over and rise to the zenith of glory through untiring efforts, hard work, sacrifice, blood and sweat. This is what our religion has taught us. This is what we have to adopt today. This is what we are here for. Inshallah, this friendship, this partnership will flourish in time to come through our team efforts, and I want to assure you that as Prime Minister of Pakistan, I will be not only your Chief Executive Officer, but I will roll red carpet for you, and all those impediments and delays will be removed. Thank you very much. Pakistan Turkish Friendship Zindabad. استنبول میں وزیر اعظم شہباز شریف B2B کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا استنبول کا خوبصورت شہر ایشیا اور یورپ کو ملاتا ہے. ترکیہ پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے. دونوں ملکوں کے لازوال رشتے کی ایک تاریخ ہے. اس منفرد اور تاریخی تعلق کی بنیاد ترکیہ کی جنگ آزادی کے دوران رکھی گئی. ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا، ایران اور امریکہ کے لیے ہم خلوص دل سے محنت کی ہے. آج ترکیہ کا صنعتی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز. TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے.